बिगनिंग में हम लोग पे कर रहे हैं ना, तो उसके अंदर टोटल जो पेमेंट हो रही है उस टोटल पेमेंट में से फर्स्ट मंथ का इंटरेस्ट हट गया ना। क्यों? क्योंकि आप लोग उसको स्टार्टिंग में पेमेंट कर रहे हो, तो मुझे उस फर्स्ट मंथ की पेमेंट नहीं चाहिए ना। लेकिन एन्युटी इमीडिएट के अंदर क्या होता है, रिवर्स होता है ना। मुझे क्या चाहिए, उस फर्स्ट मंथ की पे भी इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि हम उसको एंड में पे कर रहे हैं। तो मैं वो पूरा मंथ यूज कर रही हूँ ना पैसा विदाउट पेइंग द इंटरेस्ट, तो उसके ऊपर लगेगा। तो यहाँ पर -1 हो गया, बट यहाँ पर एक और महीने का इंटरेस्ट ऐड हो गया ना, तो इट इज 1+i। ठीक है, 1+i हो गया। लेकिन अगर प्रेजेंट वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू के अंदर क्या होता है, हम लोग डिस्काउंट कर रहे हैं ना। डिस्काउंट का मतलब क्या हो गया कि पूरे होल में से पूरे एन्युटी की वैल्यू हमने क्या ले ली, 1। ठीक है, उस पूरे एन्युटी की वैल्यू के अंदर क्या माइनस कर रहे हो, इंटरेस्ट रेट। जितना इंटरेस्ट रेट, क्या इंटरेस्ट रेट कंपाउंड करने के लिए, डिस्काउंट करने के लिए 1+i करते हो ना, तो वो वाला इंटरेस्ट रेट यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस। तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। प्रेजेंट वैल्यू के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट कर रहे हैं ना। किससे डिस्काउंट कर रहे हो, किसको डिस्काउंट कर रहे हो, फ्यूचर वैल्यू का ना। तो फ्यूचर वैल्यू में, फ्यूचर वैल्यू तो 1 क्या होगा, टोटल एन्युटी। टोटल एन्युटी में से जब हम 1+i वो वाला डिस्काउंट रेट, जिसको डिस्काउंट रेट को माइनस करना है, उससे हमारे पास फ्यूचर प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी ना। आपको फॉर्मूला क्या लिखवाया था, एक मैंने अमाउंट के अंदर अपॉन करके 1+i की पावर n, तो ये क्या हो रहा था, 1+i डिस्काउंटिंग हो रही थी ना, तो ये 1+i की पावर n हो गया ना। तो मैंने इसको अगर मैं ऊपर कर दूंगी मल्टीप्लाई में, तो फिर 1 - 1+i की पावर n हो जाएगा ना। ठीक है, तो उसके लिए क्या हो गया, ये यहाँ पर तो हम लोगों ने कंपाउंडिंग कर रहे हैं, तो कंपाउंडिंग में वो चीज पूरी ऐड होगी उसके अंदर। लेकिन डिस्काउंटिंग के अंदर से हमें उस वाले पार्ट को क्या करना है, माइनस करना है, क्योंकि हम उस फ्यूचर वैल्यू की क्या निकाल रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू। ऐसे फिर दोनों के अंदर ही अलग अलग क्या हो जाएंगे, फॉर्मूलाज हो जाएंगे। समझ आया? ओके, अब एक क्वेश्चन लिखो इसके लिए एग्जाम्पल। फाइंड अमाउंट ऑफ एन्युटी of rupees 4,000 per annum for rupees 4,000 per annum for 10 years, which gives compound interest at 10% per annum. At 10% per annum. क्या नहीं समझ आया, ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया। देखो, इमीडिएट एन्युटी और एन्युटी ड्यू के अंदर आप लोगों को अमाउंट, टोटल ऑफ अमाउंट क्या है ना एन्युटी का, वो निकालना। तो अमाउंट ऑफ टोटल एन्युटी क्या हो जाएगा, एन्युटी ऑफ पीरियोडिक पेमेंट्स प्लस एन्युटी ऑफ इंटरेस्ट जो पेमेंट की जा रही है। तो पूरा एन्युटी के अंदर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों इंक्लूडेड होंगे ना। तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के लिए एक काम करूँ, मैं ये भी लिखवा देती हूँ, याद नहीं रहेगा आप लोगों को। एन्युटी ड्यू के अंदर पहले पूरी लाइन लिख लेते हैं, वो क्या क्या रहा है। ठीक है, एन्युटी ड्यू के अंदर क्या होता है, क्या होता है शब्द, बिगनिंग में पेमेंट करते हो ना, उल्टा होता है ना, रिवर्स। अब बिगनिंग में पेमेंट करने से होगा क्या, एक मंथ का इंटरेस्ट नहीं है, एक मंथ का इंटरेस्ट है, फर्स्ट मंथ का इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो पूरे फर्स्ट मंथ का नहीं होगा ना। तो हम लोग पेमेंट किसकी कर रहे हैं, 1+i की कर रहे हो ना पेमेंट। मतलब कि जो हमारा एक महीने का इंटरेस्ट हट जाएगा ना, यहाँ पर एक महीने का इंटरेस्ट हटने का मतलब क्या है कि वो n वाला पीरियड में से -1 हो जाएगा ना। -1 का मतलब क्या हो गया, वो वाला पीरियड जो मंथ है, एक मंथ, वो हट जाएगा ना। एक मंथ की हम पेमेंट नहीं कर रहे ना, तो a/i इंटू a/i तो क्या हो गया, अमाउंट को करने के लिए अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दो किससे को, i को, जो इंटरेस्ट रहेगा। तो क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे हैं, चाहे फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे हो, प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हो, मुझे उस अमाउंट की जो देखने हैं इंस्टॉलमेंट्स, वो इंस्टॉलमेंट्स किसके अकॉर्डिंग देखूंगी कि कितना इंटरेस्ट उसके ऊपर लग रहा है, ऐसे देखोगे ना। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए जो अमाउंट होता है वो क्या हो गया, a/i इंटू में
कंपाउंड कर रहे हो तो क्या हो जाएगा 1 प्लस आई, इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा और उसमें से वो पीरियड वाला डिस्काउंट नहीं हो रहा है, यहाँ पे कंपाउंड हो रहा है ना, तो एक वाला पीरियड क्या हो जाएगा उसमें से कम, तो ये 1 प्लस आई की पावर एन कंपाउंडिंग हो गई ना, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया, सीधा पहले इंटरेस्ट को ऐड करा, जैसे पीछे वो वाले में क्या था कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला में अमाउंट के लिए, तो 1 प्लस आई हो गया। लेकिन प्रेजेंट वैल्यू के अंदर ये 1 प्लस आई को हटाना है मुझे, क्यों हटाने का मतलब क्या है, डिस्काउंट करना है, फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट पे आ रही हो ना, फ्यूचर से प्रेजेंट पे आ रहे हैं ना, तो फ्यूचर से प्रेजेंट पे आने का मतलब क्या है, डिस्काउंट कर रहे हैं ना, तो डिस्काउंट के लिए मैं उस चीज में ऐड नहीं करना चाह रही हूँ, ये चीज उसमें से क्या होनी चाहिए, माइनस होगी ना, तो इसमें रिवर्स हो गया 1 माइनस 1 प्लस आई, ठीक है, माइनस एन क्यों लिया, क्योंकि एक पीरियड पीछे जा रहा है, बढ़ नहीं रहा पीरियड पीछे जा रहा है, ठीक है। ऐसे फिर एन्युटी इमीडिएट के अंदर एक मंथ का वो इंटरेस्ट आ जाएगा ना, तो 1 प्लस आई हो गया, बाकी फॉर्मूला हुई, ठीक है। अब आ गया समझ, अभी भी किसको नहीं आया, ये -1 आए, एक पीरियड के लिए हम एक पीरियड को माइनस कर रहे हैं ना, एक पीरियड में से 1 मंथ का इंटरेस्ट माइनस हो रहा है ना, तो वो चीज माइनस, तो वहाँ इंक्लूड किया ना, एन्युटी इमीडिएट में किया ना, ड्यू में तो नहीं किया ना, तो वहाँ पर तो ऐड होगा ना, वो वाला इंटरेस्ट ऐड बढ़ गया ना, तो 1 प्लस आई हो गया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन है क्या हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, अच्छा फाइनल थे ना कल, तो अमाउंट के लिए P 1 प्लस आर की पावर n, आर आई इंटरेस्ट, ठीक है। ओके, अब ये देखो एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, आपको निकालनी है अमाउंट ऑफ एन्युटी ऑफ ₹4000 पर एनम फॉर 10 years reckoning compound interest at 10% पर एनम। अमाउंट ऑफ एन्युटी निकालना है, कितने के लिए निकालना है, 4000 पर एनम के लिए निकालना है। आप लोग ना ये कौन से मेथड से करो, एक तो इसमें क्या दे रखा है, अमाउंट ऑफ एन्युटी, अच्छा देखो सबसे पहले तो अमाउंट ऑफ एन्युटी है, ठीक है, तो अमाउंट ऑफ एन्युटी का मतलब क्या होगा, फ्यूचर वैल्यूज निकालना है, क्योंकि आज प्रेजेंट में मैंने किया है ना पेमेंट, तो उनकी फ्यूचर वैल्यूज निकलेंगी, तो फ्यूचर वैल्यूज निकालने इमीडिएट वाले मेथड से करो। अगर कुछ ना गिवन हो तो इमीडिएट वाला अप्लाई करो, लगाओ फॉर्मूला। देखो यहाँ पर आपको सब कुछ गिवन है, 10% इंटरेस्ट है, एन कितने ईयर्स है 10, और आपको अमाउंट कितना दे रखा है 4000, मैं यहाँ पे पुट करूँ, देखो 4000 तो अमाउंट हो गया, आई हो गया 10%, ठीक है, 1 प्लस 10%, अब आज क्यों आ रही है, एन क्या है 10 माइनस 1, 1 प्लस 10%, हाँ क्या बोल रहे हो, एक तो ये 11 नहीं है, ये 1.10 है ना, 10%, हर जगह परसेंट है, ऐसे करते जाना। ये देखो मैं आपको बताऊं कैलकुलेटर्स में कैसे होगा ये, है ना, बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं है, 1.10 करो मल्टीप्लाई इक्वल टू जितनी बार आपको क्या चाहिए, 1.10 का चाहिए ना 10 पार्ट, तो क्या करो 1.10 मल्टीप्लाई दबाओ, फिर उसके बाद इक्वल टू दबाओ, कितनी बार 10 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2.853, ठीक है, क्या है 2.853 आ रहा है, 1.10 1 प्लस 10% तो नहीं किया ना, मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही आ रहा है 2.853, ठीक है, बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं है। और अगर घर में
फ्री टाइम हो ना तो देख लेना, वो करेक्ट ही आएगा आंसर 1.1 इंटू 1.1। 3 डेसिमल्स तक ले लिया करो यहाँ पर, ठीक है मैम 81,552 हाँ जी। नहीं आपने वो मल्टीप्लाई भी दबाओ ना तो उसका भी इंक्लूड हो रहा होगा। आए नहीं आया आगे आपका हेमंत क्या है क्या है 81,552 आए तो आपका कुछ राउंड ऑफ कितना वैल्यू लिया आपने 3 पॉइंट बोले ना आपने 3 पॉइंट लिए ये ना मल्टीप्लाई में 2.03 इंटू में 41 से 8153 तो 3 पॉइंट नहीं लो 8 में मैंने पूरा ही किया है, पूरा करके आया है। समझ आ गया क्या नहीं आया आंसर? नहीं आएगा। आप ना मल्टीप्लाई निकुंज निकल गया। आप लोग प्रेस ज्यादा बार कर दिया होगा या कम बार? तो 10 टाइम्स ही प्रेस करना है। जैसे वो जीटी वाले में किया था ना, तो इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स के अकॉर्डिंग करते हैं। यहाँ पर जितने पावर चाहिए, ठीक है। आंसर आ रहा है इसका क्या आ रहा है? 81,532। बहुत बातें बोली, आगे देखो। किसका नहीं आ रहा? अच्छा इसमें वो भी नहीं हो रहा है, पावर भी नहीं हो रही है। अच्छा आप समझ आ गया? तो कभी भी कोई भी मैथ्स में भी ये प्रॉब्लम आए ना आपको, तो सीधा बार बार टाइप मत करना, मल्टीप्लाई करके इक्वल टू प्रेस करते रहना, ठीक है। क्लियर है? ये था आपका एनयूटी का टॉपिक। नाउ एनयूटी में पूरा कौन समझाएगा मुझे क्या था एनयूटी? कॉन्फिडेंस रखा करो थोड़ा बताने का। निकुंज प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू निकालिए। नहीं फ्यूचर वैल्यू से पहले वो तो डिस्काउंटिंग हो गया ना। कंपाउंडिंग क्या होता है? 2 टर्म्स होते हैं, कंपाउंडिंग या डिस्काउंटिंग। तो कंपाउंडिंग में क्या करते हो? रिवर्स। ओके टाइप्स ऑफ एन्युटी कौन बताएगा सारे एक्सप्लेनेशन के साथ? हम पहली आती है सर्टेन एन्युटी जिसमें हमारा अमाउंट पहले से डिसाइडेड होता है। दूसरी अमाउंट नहीं मतलब जो हमारे इंटरवल्स हमारे पहले से डिसाइडेड होते हैं। दूसरी आती है कंटिंजेंट एन्युटी जो एक फिक्स्ड इवेंट पे जो है मतलब जो हो सकता है नहीं हो सकता उस पर डिपेंड करती है। तीसरी आती है हमारी इमीडिएट एन्युटी इमीडिएट जो हमारे जब ये पीरियड एंड होता है तब उससे कैलकुलेट करते हैं। दूसरा चौथा आता है एन्युटी ड्यू जो जब हमारा पीरियड शुरू होता है उससे कैलकुलेट होता है। पांचवा परपेचुअल एन्युटी जो हमेशा कंटिन्यू रहती है, जैसे कि हमारी लाइफ इंश्योरेंस हो गया या फिर कोई ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी होगी जिसमें हमेशा इंटरेस्ट आता रहता है इनफाइनाइट पीरियड तक, तो फिर वो होती है हमारी परपेचुअल एन्युटी। एंड डेफर्ड एन्युटी जब जो एक फिक्स पीरियड के बाद हमें वो होता है, जैसे कि हमारे एजुकेशन लोन्स पे होता है डेफर्ड पीरियड के बाद। और फॉरगॉन एन्युटी जब हमारी इंस्टॉलमेंट्स पेमेंट नहीं होती। ठीक है गुड। ओके टर्म ऑफ एन्युटी क्या होता है मानसी? लक्ष्य टर्म ऑफ एन्युटी कल से क्वेश्चन पूछा ना आपसे, अब बताओ। पैमा टर्म ऑफ एन्युटी इतना इजी है ये। फर्स्ट एंड लास्ट पूरे टर्म के कितने टाइम तक हमें पेमेंट करनी है एन्युटी की, दैट इज टर्म ऑफ एन्युटी।
ओके नाउ नेक्स्ट चैप्टर क्या हुआ अभी तक आंसर नहीं आया नेक्स्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी कुछ समझ नहीं आया 2 बजे दे दो पक्का मैम 2 बजे दे दो हम 5 मिनट प्रोबेबिलिटी आवाज करेंगे 5 मिनट प्रोबेबिलिटी करेंगे 5 मिनट समझाओ प्लीज हम 5 मिनट देंगे प्रोबेबिलिटी ओके प्रोबेबिलिटी होती क्या है पक्का 2 बजे दो पक्का 2 बजे पक्के वाला क्या 2 बजे पढ़ाना नहीं 2 बजे पक्का ब्रेक मिलेगा चलो फटाफट लिखो प्रोबेबिलिटी क्या हो गया क्यों एक्सटेंड नहीं हो सकती क्लास एक्सटेंड हो जाएगी क्लास खत्म करके करेंगे क्या है बहुत छोटा चैप्टर है बहुत छोटा अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो देखते हैं चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट प्रोबेबिलिटी क्या होता है हिमांशी क्या होता है प्रोबेबिलिटी बेसिकली द चांसेस फॉर अकरिंग ऑफ इवेंट ठीक है कि एक इवेंट अक्कर होने के क्या चांसेस है जैसे बहुत बचपन में पढ़ा है हेड और टेल है ना कि हेड्स आने के हाँ डाइसेस तो हेड आने के कितने चांसेस हैं तो उनकी क्या हो जाते हैं 1/2 प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 प्रोबेबिलिटी कैसे आई है 2 चांसेस है टोटल और फेवरेबल चांस मतलब एक ही है ना हेड आने के चांस तो 1/2 क्या हो गई आपकी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है number of favorable outcomes upon में total number of outcomes let's take an example डाइस वाले लेते हैं हमारे बचपन में फेवरेट होता था एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 है नंबर्स होते हैं तो अगर मैं बोलूं कि अकरिंग ऑफ इवन नंबर की क्या प्रोबेबिलिटी होगी 3 है ना 3 इवन नंबर आ सकते हैं 3 अपॉन टोटल कितना है 6 1/2 ये क्या हो गया प्रोबेबिलिटी ये प्रोबेबिलिटी कैसे आई अकरेंस ऑफ फेवरेबल चांसेस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ चांसेस ठीक है देखो प्रोबेबिलिटी के अंदर थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व्स अगर बने नोट्स थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व्स पूरे समय Theory of probability involves study of random phenomena. Study of random phenomena. क्या? I think एक टॉपिक इसमें लेफ्ट है. Theory of probability involves study of random phenomena. अच्छा random क्या हो गया इतना क्यों हंसी आ रही है? देखो रैंडम का मतलब क्या होता है क्या बोला है इसने अच्छा देखो रैंडम का मतलब क्या होता है ये इसने पूछा मैंने तो कुछ बोला ही नहीं देखो जितना टाइम वेस्ट करोगे उतना ब्रेक कैंसिल होता जा रहा है आप लोग बातें करोगे तो फिर नहीं होगा जितना बातें करो जितना टाइम वेस्ट होगा नाउ सी रैंडम का मतलब क्या होता है मुस्कान का ब्रेक कैंसिल हो गया ओके नाउ सी रैंडम का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज जो फिक्स नहीं है इट इज नॉट बायस हम लोगों को नहीं पता कि क्या प्रोबेबिलिटी के चांसेस हो सकते हैं 2 भी आ सकता है 4 भी आ सकता है 6 भी आ सकता है जिस चीज में बेसिकली बायसनेस इन्वॉल्व नहीं होती वो हमेशा केस क्या होता है
रैंडम। तो रैंडम मतलब जो बेसिकली कोई भी चांसेस अक्कर हो सकते हैं कि कुछ भी नंबर आ सकता है, तो दैट इज द रैंडम सिचुएशन। तो रैंडम के लिए हम हमेशा क्या फाइंड आउट करते हैं, प्रोबेबिलिटी कि उस रैंडम नंबर के आने के चांसेस है कितना। ठीक है, आगे लिखो, प्रोबेबिलिटी refers to the chance, probability refers to the chance, that is chance of happening of some event, that is chance of happening of some event. For example, probability about increase or decrease in stock market, increase or decrease in stock market. स्टॉक मार्केट में कैसे प्रोबेबिलिटी देखते हो, शेयर्स के प्राइस, यस, शेयर्स की वैल्यू कैसे इंक्रीज होंगी या फिर क्या प्रोबेबिलिटी की इंक्रीज हो या फिर डिक्रीज हो। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग अ बॉल फ्रॉम वेरियस सेट ऑफ बॉल्स, from various set of balls, full stop. Some probability can be calculated. Probability can be calculated by dividing favorable number of outcomes with total number of outcomes, with the total number of outcomes. सब बेसिक टर्म्स, ये नेक्स्ट लाइन है, बेसिकली हम बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे जो प्रोबेबिलिटी में इन्वॉल्व है। सम बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी थ्योरी, सम बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी थ्योरी। सबसे पहले लिखो सेट, सबसे पहला टर्म है सेट। देखो सेट क्या होता है, बेसिकली सेट का मतलब क्या होता है, द सेट इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, जो एक पर्टिकुलर डाटा से रिलेटेड जितने भी एलिमेंट्स है ना उनके लिए जो डाटा होगा वो डाटा क्या कहलाता है, सेट। लेट्स टेक एन एग्जांपल, जैसे अभी डाइस वाला था, डाइस के अंदर इवन नंबर्स आने के क्या क्या चांसेस है, यहाँ पर एलिमेंट्स क्या है इवन नंबर्स आने के, एलिमेंट्स मतलब क्या क्या इवन नंबर्स है, 2, 4, 6। तो ये एक बेसिकली एक इवेंट के लिए क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं, एलिमेंट का मतलब क्या है कि क्या क्या अक्रेंस हो सकती है, उसको अगर हम एक पर्टिकुलर डाटा के थ्रू दिखाए तो उसको क्या बोलते हैं, सेट। सेट के अंदर क्या होता है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। अगर मैं बोल रही हूँ कि अब मेरे को डाइस के अंदर इवन नंबर्स का सेट चाहिए, तो यहाँ पर ए क्या हो गया, सेट का नाम। तो ये कैसे डिफाइन करते हैं, ब्रैकेट लगाकर जो जो एलिमेंट्स उस इवन नंबर के अंदर आ सकते हैं वो लिखेंगे। क्या क्या एलिमेंट्स आ सकते हैं, 2, 4, 6। तो इट इज अ सेट विच शोज द एलिमेंट्स ऑफ इवन नंबर। ये जितने भी पर्टिकुलर जितने भी है ना डाटाज, ये क्या कहलाते हैं, ईच एलिमेंट कहलाता है। और ये एलिमेंट किसका है, सेट का। तो ये पूरा क्या हो गया है, सेट है।
ऐसे अगर ऑड नंबर की बात करें तो ऑड नंबर के लिए क्या हो जाएगा सेट 1 3 5, ठीक है। या फिर अगर डाइस के लिए बात करें तो फिर डाइस के कितने कि डाइस में क्या क्या नंबर्स आने के चांसेस है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर्स ऑफ इन अ डाइस, वो क्या होगा 1 2 3 4 5 6, इट इज नोन एज सेट। ओके, देखो इसके अंदर it is a collection of distinct and well defined object, distinct and well defined object. The objects forming the set, objects forming the set are called elements. Objects forming the set are called elements. Are called elements. Or members of set. Or members of set. अब ये जो सेट्स होते हैं ना, दो तरीके से हम इन सेट्स को शो कर सकते हैं। एक मेथड होता है रोस्टर मेथड और एक मेथड होता है सेट बिल्डर मेथड। देखो रोस्टर मेथड का मतलब क्या होता है कि बेसिकली हम हर एक एलिमेंट को दिखा रहे हैं। ये जो हो गया ना मेथड ऑफ सेट बनाने का जो मेथड है, इस वाले मेथड को क्या बोलते हैं रोस्टर। सेट बिल्डर के अंदर क्या करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं दिखा रहे, हम एलिमेंट्स इंडिविजुअली नहीं दिखा रहे, हम लोग स्टेटमेंट के थ्रू डिफाइन कर रहे हैं कि उस सेट के अंदर क्या है। कैसे दिखाते हैं ये सेट्स, जैसे मान लो इवन ये ऑड नंबर है ना, तो कैसे दिखाओगे एक्स, एक्स का मतलब क्या हो गया कि एलिमेंट क्या है, और एक्स के आगे ये एक्स है क्या इवन नंबर, तो उसको ऐसे लिखते हैं एक्स इज अ इवन नंबर ऑन अ डाई। ऐसे स्टेटमेंट्स के थ्रू शो किया जाता है, ठीक है। और फिर यहाँ पर ये भी लिखा जाता है कि एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक के बीच में लाई करेगी, ठीक है। तो बेसिकली स्टेटमेंट के फॉर्म में जब दिखा रहे हो तो वो क्या हो गया सेट बिल्डर, लेकिन हर एक एलिमेंट्स को अलग अलग दिखा रहे हो तो वो क्या हो गया रोस्टर, ठीक है। लिखो इसके अंदर सेट्स कैन बी डिस्क्राइब in following two methods, सबसे पहले रोस्टर मेथड। In this method a set is described by listing all its elements, in this method set is described by listing all its elements separated by commas, In this method, a set is described by listing all elements separated by commas within the brackets. इसके लिए ये एग्जाम्पल लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट लिखो रोस्टर के बाद सेकेंड सेट बिल्डर मेथड। In this method, a set is described by stating a property which satisfies all its elements,
दोबारा बोलती हूँ मैं. इन दिस मेथड a set is described by stating a property which is satisfied by all its elements. वो प्रॉपर्टी क्या है, कैसे डिफाइन करोगे? स्टेटमेंट्स के थ्रू. फॉर एग्जाम्पल ठीक है. नेक्स्ट लिखो सबसेट. नेक्स्ट टर्म सबसेट. व्हाट डू यू मीन बाय सबसेट? Basically a set which represents another set. Let's take an example जो C है, इसके अंदर सारे डाइस के नंबर्स हैं. अगर मैं पूछूं कि इसमें से इवन नंबर्स क्या हो गए A, तो A क्या हो गया? A is a subset of C. क्यों? क्योंकि A के अंदर वो हर एक एलिमेंट है जो C के अंदर है. When a set has elements which is equal to the which is same as of the other set is known as subset of that other set. मतलब यहाँ पर A जो है इसके अंदर 2 4 6 है इवन नंबर्स और C के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स है. क्या 2 4 6 के अंदर जो A है इसके अंदर वो सारे एलिमेंट्स है जो C के अंदर है, तो C A क्या हो गया? इसका सबसेट हो गया. और ये सबसेट क्या डिफाइन कर रहा है? इवन नंबर्स. C के अंदर के इवन नंबर्स. लेकिन B भी सबसेट है C का? है. क्यों? क्योंकि वो ऑड नंबर्स दिखा रहा है जो C के नंबर्स है, एलिमेंट्स है. तो बेसिकली द एलिमेंट्स, ऐसा सेट जिसके अंदर वो सारे एलिमेंट्स होते हैं जो किसी दूसरे सेट को बिलोंग कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? उस सेट का सबसेट. ठीक है. देखो इसके अंदर अ सेट A is called a subset of set A is called a subset of set B. B लिख लो, C लिख लो, C लिख लो. Set C, if each element of set A, if each element of set A belongs to, if each element of set A belongs to set C. और ये सबसेट को डिनोट कैसे करते हैं? A C का सबसेट है ना. A ये बेसिकली ऐसे होता है, उल्टा यू नहीं है, साइड वाला यू. ठीक है. तो ये क्या हो गया? A इज अ सबसेट ऑफ C. लिख लो. अच्छा देखो, अब A जो है C का सेट है, सबसेट है, तो C भी A का क्या होगा? C भी तो कुछ होगा ना. उसके लिए नाम दिया जाता है, इट इज नोन एज सुपर सेट ऑफ A. बेसिकली द एलिमेंट्स जिसका सबसेट है वो सेट क्या हो जाएगा? सुपर सेट. तो लिख लो, इन दिस केस B इज कॉल्ड अ C होगा. हाँ ठीक है, C ले लो, ये वाला एग्जाम्पल. C इज कॉल्ड अ सुपर सेट ऑफ A. C इज कॉल्ड अ सुपर सेट ऑफ A. ठीक है. क्लियर है? एग्जाम्पल लिखे आप लोगों ने. नेक्स्ट लिखो टर्म इक्वल सेट. इक्वल सेट टर्म्स पूरी कर लो बस. 5 और बस, छोटी छोटी एक एक लाइन लिख लो बस. इक्वल सेट. अभी फ्लो बना हुआ है ना अच्छा खासा, तोड़ो मत फ्लो को. इक्वल सेट.
अच्छा, इक्वल सेट का मतलब क्या होता है? बेसिकली सारे के सारे सेट्स ए के और सेट बी सेम है। मतलब अगर ए के अंदर 1 2 3 है तो बी के अंदर भी क्या है? 1 2 3। ठीक है, लिख लो इसके अंदर 2 सेट्स ए एंड बी। क्या? हो सकता है, उनका इंटरसेक्शन भी हो सकता है। आगे लिखो 2 सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल if all elements of set A belongs to set B and all elements of set B belongs to set A. For example, A is equal to 1 2 3, B is equal to 1 2 3. ठीक है, नेक्स्ट लिखो नल सेट। नल सेट, नल का दूसरा नाम होता है एम्प्टी सेट और वॉइड सेट। नल सेट, इसके दूसरा नाम लिख लो एम्प्टी सेट और वॉइड सेट। मतलब बेसिकली ना ऐसा एलिमेंट जिसके अंदर ऐसा सेट जिसमें वो एलिमेंट एंटर ही नहीं होगा। जैसे अगर मैं बोलूँ डाई के अंदर 7 नंबर आ सकता है, नहीं आ सकता, तो 7 के लिए जो मैं सेट दिखाऊंगी वो क्या हो गया? नल सेट। इसको शो कैसे करते हैं? 5 से। 5 कैसे बनाया जाता है? 0 के बीच में काटा। ठीक है, खाली सेट बना। हाँ वो भी बना सकते हो ऐसे, मतलब ये ब्रैकेट्स के साथ ओपन के ब्रैकेट खाली छोड़ मतलब उसको 5 के साथ दिखा दे। 5 सिंबल वो नल सेट का हो गया ना, उसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं दिखा सकते। क्या लिख लो इसके अंदर? इट इज अ सेट हैविंग नो एलिमेंट एंड इज डिनोटेड बाय 5 and is denoted by 5. कर लिया? ओके, नेक्स्ट देखो इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट्स कौन से होते हैं? वो सेट्स जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल ही है, मतलब एलिमेंट्स सेम नहीं है। अगर एलिमेंट सेम होंगे 1 2 3 और 1 2 3 तो इक्वल हो गया, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। जैसे फॉर एग्जांपल में A 2 4 6 है और B 1 3 5 है, तो तीनों में 3 नंबर ऑफ एलिमेंट है ना, तो ये क्या हो गया? इक्विवेलेंट। इक्वल कब होंगे? जब 2 4 6 और 2 4 6। ठीक है, तो लिख लो इसके अंदर 2 सेट्स A and B are said to be equivalent, are said to be equivalent if their cardinal numbers are same. If their cardinal numbers are same, that is number of elements are same. Number of elements are same. एग्जाम्पल लिख लो, ये A और B, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है बट एलिमेंट्स अलग है। लक्ष्य समझ आ गया? बताओ इक्वल और इक्विवेलेंट में डिफरेंस एलिमेंट सेम होते हैं पर किसमें? इक्विवेलेंट में ओके, और नंबर सेम नहीं होते। कौन से नंबर सेम नहीं होते? फॉर एग्जांपल ए में 1 2 3 और बी में 3 4 5 सेम ही है। ठीक है, तो नंबर तो सेम होगा ना, नंबर ऑफ एलिमेंट, बट एलिमेंट सेम है। रिवर्स बोल रहा है। ठीक है, आगे लिखो, ये समझ आ गया? एग्जाम्पल लिख लिया आपने? नेक्स्ट लिखो डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट
अच्छा, डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं? बेसिकली वो सेट्स जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये इवन है ये ऑड है, कॉमन है कुछ नहीं, तो इट इज अ डिसजॉइंट सेट। लिख लो इसके अंदर, द टू सेट्स आर सेड टू बी डिसजॉइंट, आर सेड टू बी डिसजॉइंट if there is no common element, if there is no common element among them, if there is no common element among them, that is there is no element, there is no element which belongs to both A and B, which belongs to both A and B। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लो। समझ आ गया? नेक्स्ट लिखो यूनियन ऑफ टू सेट्स, यूनियन ऑफ टू सेट्स। देखो यूनियन ऑफ टू सेट्स क्या होता है? ऐसा सेट, यूनियन का मतलब हो गया वो एलिमेंट्स जो दोनों में या तो ए के अंदर है या बी के अंदर है या ए और बी दोनों के अंदर है, तो वो क्या हो गए? यूनियन ऑफ टू सेट्स। लेट्स टेक एन एग्जांपल। यहाँ पर ए यूनियन बी का मतलब क्या है? वो सेट्स, वो एलिमेंट्स जो ए में भी है, बी में भी है और ए और बी दोनों में, तो बेसिकली दोनों सेट्स को क्या कर रहे हैं? बिलोंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होंगे? ए के सेट्स और बी के सेट्स दोनों को मिक्स करके लिखेंगे। तो ए में कौन कौन से सेट है? 2 4 6, और बी में कौन से हैं? 1 3 5 और 2 4 6 भी है। तो यहाँ पर ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, वो एलिमेंट्स जिसके अंदर ए के एलिमेंट्स भी हैं और बी के एलिमेंट्स। ठीक है, सबसेट हो गया ना, क्या सबसेट हो गया ना ए बी का। हाँ, ए बी का तो सबसेट है ही। ठीक है, तो ये क्या हो गया? यूनियन। यूनियन को दिखाते कैसे हो? यू। ठीक है, फिर आता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कि जो कॉमन है दोनों के बीच में। इंटरसेक्शन कैसे दिखाते हो? इसका साइन होता है इन्वर्टेड यू। ठीक है, कॉमन क्या है इन दोनों में? 2 4 6। ठीक है, तो दोनों चीज में जो कॉमन है दोनों सेट्स के अंदर, वो क्या हो गया? इंटरसेक्शन। यूनियन के अंदर लिखो, इट इज अ सेट of those elements which belong either to A or B or to both, that is that those elements which belong to at least one of two set, which belong to at least one of two sets, at least one of two set। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लो ए यूनियन के लिए। लास्ट इंटरसेक्शन लिख लो, फिर ब्रेक ले लेना। इंटरसेक्शन ऑफ सेट। बोलो इंटरसेक्शन।
लिखो टू सेट्स the elements of which are common to the set, the element of which are common to both the sets is known as intersection of sets, is known as intersection of sets. The example लिख लो A intersection वाला.